नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 46वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब के बाद जो शासक रहे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम बहादुर शाह के बारे में, जो कि 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासक रहे, जो कि मुगल सम्राट हैं। यह जो उत्तरकालीन मुगल शासक थे उनमें पहले शासक रहे बहादुर शाह प्रथम। आइए जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा। यह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। हम देखते हैं कि औरंगजेब ने किस प्रकार अपना शासनकाल चलाया, किस प्रकार इन्होंने एक्सपेंशन किए और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने अधिकार किया। और इनके बाद इनका जो पुत्र होता है, जो कि बहादुर शाह प्रथम होता है, वह शासक बनता है। आइए देखते हैं स्टोरी। इसे शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था। यह उदार व आलसी प्रकृति का इंसान था। यह एक तो उदार था और आलसी प्रकृति का इंसान था। यह इतना लापरवाह हुआ कि इतिहासकार खफी के लिए कहना पड़ा कि यह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग इसे साहे बेखबर कहने लगे थे। यानी अपने शासनकाल में जो कि शासन की व्यवस्थाओं से अलग होकर यह बेखबर की तरह अपना शासनकाल चला रहा था, अतः इसके राज्य के लोग इसे साहे बेखबर कहने लगे। बहादुर शाह पहला शिया था। हम देखते हैं जब कोई राजा किसी एक धर्म की ओर झुक जाता है तो उससे एक बड़ा जो जनसामान्य होता है उससे यह अलग हो जाता है। अतः जनता से जो व्यक्ति नहीं जुड़ता है फिर उससे उतना महत्व नहीं दिया जाता। इसके दरबार में दो दल, ईरानी व तुर्रानी हुआ करते थे। आइए देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम को दक्षिण के पठार क्षेत्र एवं मध्य भारत के क्षेत्र में इसके पिता यानी औरंगजेब द्वारा प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। जब बहादुर शाह शासक नहीं बने थे तब इनके लिए दक्षिण पठार क्षेत्र है और जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसके लिए प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। सन 1683 से लेकर सन 1684 तक यानी एक वर्ष के समय में इसने बम्बई गोवा के पुर्तगाली इलाकों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। हम देखते हैं कि जो भी शासक होते थे वह अपने साथ अंग्रेज़ों को मिलाकर जो युद्ध है वह किया करते थे। और हम देखते हैं कि जो बम्बई गोवा का क्षेत्र है, यहाँ पर जो शासक कर रहे थे, इनके प्रति यह विरुद्ध यह युद्ध अभियान चलाते हैं। इन युद्ध अभियानों में जो पुर्तगाली होते हैं इनकी सहायता इनके लिए प्राप्त नहीं होती, अतः इन्हें पीछे हटना पड़ता है। 1699 ईस्वी का समय होता है जब यह काबुल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में यह 63 वर्षीय बेटे यानी जो बहादुर शाह प्रथम हैं, यह 63 वर्ष के थे जब इनका जो नाम था मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके यह 7वें मुगल सम्राट बनते हैं। हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम ने, जो मुअज्जम पुत्र था, इसने बहादुर शाह की उपाधि धारण करके 7वां मुगल शासक बना। इसने संभाजी के बेटे शाहू को मुगल साम्राज्य की कैद से आज़ाद किया था। हम देखते हैं कि जब शिवाजी और औरंगजेब की मध्य संधि होती है तो इनके पुत्र को यहाँ पर कैद कर लिया जाता है, जो कि मुगल साम्राज्य में यह कैद हुआ करते थे संभाजी। तो संभाजी के लिए यह शासक बनते ही यह कैद से आज़ाद कर देते हैं। इसने बूंदी के हाड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और अंबर के कछवाहा को अपनी ओर मिला लिया। राजपूतों के साथ इसके संबंधों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो बूंदी के हाड़ा बुद्ध सिंह हुआ करते थे बहुत ही कुशल शासक हुआ करते थे और अंबर के विजय कछवाहा को अपनी ओर मिला लिया। इसे राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया। और हम देखते हैं कि 1708 एवं 1709 ईस्वी में उत्तराधिकार को लेकर इन्होंने दो युद्ध लड़े। अब हम देखते हैं कि जो औरंगजेब के अन्य पुत्र हुआ करते थे वह भी उत्तराधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाने लगे। अतः 1708 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक यह युद्ध परिवार में ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ते हैं।
बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के द्वारा लगाए हुए जजिया कर की वसूली को बंद कर दिया। जो भी जजिया कर औरंगजेब के समय प्रारंभ कर दिया गया था या लगाया जाता था, उसके लिए यह बंद कर देते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। सिख नेता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे युद्ध करते समय जो कि बहादुर शाह प्रथम होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के संबंध में सिडनी आवेन जो इतिहासकार रहे, इनके द्वारा कहा गया कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी इसके बाद जो मुगल सम्राट आए उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थे। या तो वह कठपुतली बनकर शासन करते थे, यानी पीछे से कोई और शासन कर रहा होता था, इनका वजीर शासन कर रहा होता था और इनको नाम मात्र का शासक बना के रखा जाता था। यह जो शासक था, इसने जो स्वयं के द्वारा जो निर्णय लिए गए इनके बारे में हमने देखा और समझा कि यह जो शासक है इनके लिए एक शासक कहा जा सकता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब का दूसरा पुत्र था और इसे शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था। यह उदार व आलसी प्रवृत्ति का इंसान था। यह इतना लापरवाह था कि इतिहासकार खफी हुए। उन्होंने कहा कि यह राजकाज के कार्यों में इतना लापरवाह था कि यहाँ के लोग, इसकी जो जनता थी वह इसके लिए साहिब खबर के नाम से संबोधित करने लगी। इसके समय पर दो दल हुआ करते थे, एक था ईरानी और एक था तुरानी। बहादुर शाह प्रथम दक्षिण के पठार एवं मध्य भारत का जो क्षेत्र होता है, इस पर अपने शासन से पहले प्रतिनिधि बनाकर, जो कि औरंगजेब के प्रतिनिधि बनकर यह वहाँ पर विजिट करते हैं। 1683 ईस्वी से 1684 ईस्वी तक इन्होंने बम्बई व गोवा के पुर्तगाली इलाकों के खिलाफ जो नेतृत्व किया। जो यहाँ पर सेना गई युद्ध लड़ने के लिए, उसमें पुर्तगालियों का समर्थन न मिलने के कारण इन्हें पीछे हटना पड़ा। हम 1699 का समय देखते हैं जब यह काबुल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद 63 वर्षीय बेटे यानी मुअज्जम बहादुर शाह कोई उपाधि धारण कर बहादुर शाह प्रथम 7वें मुगल सम्राट बनते हैं। मुगल सम्राट बनते ही अपने संबंधों को सुधारने के लिए, जो कि दक्षिण में मराठा उग्र रूप से आ रहे थे, उनसे अपने संबंधों को सुधारने के लिए यह उनके जो शिवाजी के पुत्र होते हैं संभाजी शाहू, उनके लिए मुगल साम्राज्य की कैद से आज़ाद कर देते हैं। यह जो होते हैं और हम आगे देखते हैं कि राजपूतों से संबंध सुधारने के लिए यह बुद्ध सिंह हाड़ा बुद्ध सिंह होते थे और साथ में अंबर के विजय कछवाहा से अपनी ओर से राजपूतों का समर्थन प्राप्त करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। 1708 से लेकर 1709 ईस्वी तक जब हम देखते हैं कि यह शासन पर या जो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, तो इनके भाई युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं और उत्तराधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए हुए जजिया कर की जो वसूली थी उसके लिए बंद करवा दिया था। बंदा बहादुर जो कि प्रमुख शासक थे, इनके साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के संबंध में सिडनी आवेन कहता है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ मुगल साम्राज्य का पतन होता है वहीं से या इसके चलते ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में पड़नी प्रारंभ हो जाती है। आइए देखते हैं जो कि उत्तर काल के जो मुगल शासक थे उनमें जहांगीर शाह के लिए देखते हैं, जो कि दूसरे शासक रहे उत्तर मध्यकाल में। आइए जानने का प्रयास करते हैं जहांगीर शाह के बारे में, जिन्होंने 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किया, जो कि 1 वर्ष का शासन रहा। इसमें इन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसने रायपुर के राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि थी। सवाई राजा जयसिंह थे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो जयपुर शहर है वह बसाया गया था। इनके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और अभी हम देखते हैं जहांगीर शाह के बारे में। जहांगीर शाह, इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। यह बहादुर शाह के 4 पुत्रों में प्रथम पुत्र था। हम देखते हैं कि जो बहादुर शाह थे जिनकी जो मृत्यु हो चुकी थी और इसके बाद इसके तीनों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। ज़्यादातर जो इसका पतन हुआ मुगल साम्राज्य का, वह उत्तराधिकार के युद्धों में हुआ। हम देखते हैं
कि 4 पुत्रों में से जो इनके जो पुत्र जहांदर शाह बसते हैं वह शासक बनते हैं। जुल्फ़िकार यह जो व्यक्ति था, यह टर्निंग पॉइंट था जो कि पीछे से शासन कर रहा था, और इनके लिए जो कि जहांदर शाह थे वह कठपुतली शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार खान को इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया, अतः जो तीनों जो इसके भाई थे उनको मरवाने में इसने जुल्फ़िकार ने जहांदर शाह का साथ दिया था, अतः यह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सत्ता के लिए इसने अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। जो सत्ता की लड़ाई होती है राजगद्दी पर बैठने के लिए, यह जुल्फ़िकार के साथ अपने तीनों भाइयों की मृत्यु करा देते हैं, या इनसे संघर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है, और आखिरी जो शासक बचते हैं वह बचते हैं जहांदर शाह। 12 फरवरी 1713 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। हम देखते हैं कि 1 वर्ष के शासनकाल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसे जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ पर लगभग 14 जो मुग़ल सम्राट रहे उनकी जो समाधि है वह बनाई गई है। और देखते हैं इसकी शासन की नीतियों के बारे में। इसके शासनकाल में पूरी बागडोर जुल्फ़िकार के हाथ में थी, यानी हम देख सकते हैं कि जो जुल्फ़िकार हुआ करते थे वह शासन कर रहे थे, और पीछे से शासन कर रहे थे, और जहांदर शाह को कठपुतली शासक के रूप में गद्दी पर बैठाया गया था। इसने राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हम देखते हैं कि इसका जो शासनकाल रहा 1 वर्ष के शासनकाल में ही इन्होंने, जो कि इनके पूर्वजों से चला आ रहा था कि राजपूतों के साथ संबंध अच्छे स्थापित करके ही यह अपनी स्थिति को मौजूद रखना चाहते थे। इसने आमेर के राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। जयसिंह, जिनके लिए सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, उनको मालवा का सूबेदार बनाया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी तथा गुजरात का शासक नियुक्त किया। महाराजा जो अजीत सिंह हैं इनके लिए महाराजा की पदवी दे दी, और जो जयसिंह थे उनके लिए सूबेदार नियुक्त कर दिया। जुल्फ़िकार खां ने चूड़ामन जाट व छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप किया। जो जुल्फ़िकार होते हैं इनके प्रधानमंत्री होते हैं जहांदर शाह के, वह चूड़ामन जाट एवं छत्रसाल बुंदेला जो कि प्रमुख शासक हुआ करते थे, इनके साथ मेल मिलाप करते हैं और संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं। केवल बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रही। बंदा बहादुर, जिनकी युद्ध में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उनके साथ इनकी जो नीति थी वह विरुद्ध रही, और इनसे यह संबंध नहीं सुधार पाए। जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। साम्राज्य की स्थिति को सुधारते हुए इसने इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इजारा व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके याद रखने योग्य। आप देखते हैं कि इजारा व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदारों को नियुक्त किया जाता है। ठेकेदार खड़े होते हैं, और ठेकेदार द्वारा क्या होता है कि एक ज़मीन का जो हिस्सा होता है उसकी रकम पहले ही अदा कर दी जाती थी, फिर उस पर वह किसान से कितना भी कर वसूल लेते थे, और इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती थी। हम शब्दों में देख सकते हैं कि राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारों को एक निश्चित क्षेत्र निश्चित रकम देनी होती थी। पहले यह रकम दे देते थे, बदले में किसानों से कितना भी कर वसूल लेते थे। यह जो व्यवस्था है, यह जो किसानी की जो व्यवस्था है, जो ठेकेदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जो ठेकेदारों के लिए दी गई, फिर उनका भू अधिकार हो गया, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको पट्टा देने के माध्यम से एवं उसको पक्का कर दिया गया। आज हम जो व्यवस्थाएं देखते हैं कि किसी किसान के पास हजारों एकड़ ज़मीन होती थी और सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, इसी कारण इनके पास इतनी ज़मीनें हुआ करती हैं। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुखसियार ने सैयद बंद अजीम उस्सान जो इनके शासनकाल में हुआ करते थे, और अजीम उस्सान के पुत्र जो फर्रुखसियार हुए, उसने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदर शाह को अपदस्थ कर दिया। हम देखते हैं कि असीम उस्सान जो कि इनके शासनकाल में इन्हीं के जो हुआ करते थे समकालीन, इनके जो पुत्र थे फर्रुखसियार सैयद बंधुओं के लिए किंग मेकर कहा जाता है। यह जो गद्दी है उसको पलटने का कार्य करते थे। ये इसकी इस प्रकार की नीति थी। इनके साथ जो साथी थे वह राज्य में ऐसी कंडीशन पैदा कर देते थे कि जो राजा है उसके लिए अपदस्थ होकर अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ता था। इसलिए सैयद बंधुओं के लिए किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर का अर्थ होता है राजा बनाने वाला,
जो राजाओं को बनाते हैं उनके लिए किंग मेकर कहा जाता है। आज की स्थिति में हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई निर्दलीय शासक आते हैं जो कि अन्य दलों से संबंधित नहीं रखते, और जब किसी बड़ी पार्टी के लिए सीटों की आवश्यकता होती है तो उन सीटों के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। यदि वह उस बड़ी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो इससे वह पार्टी जीतने की संभावना होती है, या जीतने के लिए उतनी ही सीटों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम किंग मेकर शब्द को समझ सकते हैं। आइए अध्ययन करते हैं तीसरे शासक के बारे में, फर्रुखसियार, जो कि जहांगीर शाह के लिए अपदस्थ कर चुके थे। इन्होंने अपना शासनकाल 1713 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक चलाया, जो कि 3 वर्षों का शासनकाल रहा। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने शासन किया। आइए अध्ययन करते हैं फर्रुखसियार के बारे में। इनका जो शासनकाल रहा 3 वर्षों तक का रहा, 1713 से 1716 ईस्वी तक। हम देखते हैं कि अजीम उस्सान का जो पुत्र था फर्रुखसियार, यह सैयद बंधुओं की सहायता लेकर, जो कि किंग मेकर होते हैं, अतः यह अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और सैयद बंधुओं की सहायता से जहांगीर शाह को पराजित कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि सिंहासन पर फर्रुखसियार जुल्फिकार की हत्या करवा देते हैं। जैसे ही फर्रुखसियार गद्दी पर बैठते हैं, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके लिए जुल्फिकार की हत्या करवा देते हैं, जो कि शासक के रूप में कार्य कर रहे थे। अतः सबसे पहले यह इन्हीं पर निशाना साधा जाता है और इनके लिए हत्या करवा दी जाती है। इसके शासनकाल में मुगल सेना 17 दिसंबर 1715 ईस्वी में सिख नेता बंदा सिंह को 470 समर्थकों के साथ बंदी बना लेती है। हम देखते हैं कि जो पिछले मुगल शासक रहे वह, जो कि बंदा सिंह थे, इनकी जो नीति थी इनके विरुद्ध हुआ करते थे। अतः इनने जो फर्रुखसियार हैं जब शासक बनते हैं, वह ये सब देख रहे थे और इन्होंने ऐसे कार्य किए कि सबसे पहले अपने विरोधियों को हटाया जाए। सबसे पहले तो इसने जुल्फिकार के लिए हटा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हुए भी यह राजा की तरह कार्य करता और फर्रुखसियार को इसके अंतर्गत कार्य करना पड़ता। अतः जुल्फिकार की हत्या करवाने के बाद यह देखते हैं कि बंदा सिंह, जिनके द्वारा इनके जो 2 मुगल शासक रहे, पहले की हत्या करवा दी गई थी और दूसरे से इनके जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंदा सिंह को 740 समर्थकों के साथ यह बंदी बना लेते हैं। बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण इनकी निर्दयतापूर्वक हत्या करवा दी जाती है। जो भी बंदा सिंह थे वह समर्थकों के साथ बंदी बनाकर लाए जाते हैं और उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने की मांग की जाती है, या इनको कहा जाता है कि आप वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से इसे मना कर दिया जाता है और अपनी जान देना पसंद करते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। इस प्रकार इन्हें निर्दयतापूर्वक मार दिया जाता है। फर्रुखसियार के ही समय 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के दरबार में कलकत्ते के जॉन शारमन द्वारा एक दूत मंडल भेजा गया। हम देखते हैं कि 1717 ईस्वी में जो दूत मंडल यहाँ पर आया था फर्रुखसियार के दरबार में, यह बंगाल में व्यापार के क्षेत्र को एवं यहाँ पर टैक्स वगैरह लगाने के लिए, जो शासन की व्यवस्था है वह चलाने के लिए वह दूत मंडल अपील करता है। हम देखते हैं कि इसी समय जो फर्रुखसियार थे, इनके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जिसके कारण इनका इलाज विलियम हेमल्ट द्वारा एक अंग्रेज डॉक्टर कैप्टन मॉर्गन को भेजा गया था। विलियम हेमल्ट द्वारा जो कैप्टन मॉर्गन थे वह फोड़ों के इलाज के लिए फर्रुखसियार के दरबार में जाते हैं, जिससे यह एक मरहम देते हैं और इस मरहम से फर्रुखसियार के फोड़े ठीक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यह फोड़े इतने प्रभावी हो चुके थे कि इन्हें लगता था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः जो अंग्रेज डॉक्टर होते हैं मॉर्गन, इनके द्वारा एक दवा लगाई जाती है। इस दवा से इनके फोड़े ठीक हो जाते हैं। तब यह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर डॉक्टर को परमिशन देते हैं कि आप भारत में इस मरहम के व्यापार हेतु कार्य कर सकते हैं, और अनुमति के साथ हम देखते हैं कि एक बड़ा कार्य और किया, जो कि अंग्रेजों से प्रसन्न होने के कारण इन्होंने 3000 रुपये की नजराने पर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। देख सकते हैं कि अंग्रेजों को किस प्रकार
एक छोटी सी बात के लिए इन्होंने 3,000 रुपये के नजराना लेकर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। यह सैयद बंधुओं से अलग होना चाहते थे। अब जीवन की जब इतनी गलतियां कर रहे थे तो एक गलती और इन्होंने की कि इन्होंने जो सैयद बंधु थे इन्होंने इनसे संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया। इन्होंने ये अपने ही आप एक नीति बनाई कि सैयद बंधुओं से अलग होना चाहिए, क्योंकि यह राजकाज के जो कार्य हैं, इनकी जो शासन व्यवस्था है उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। चूँकि इस षड्यंत्र का पता सैयद बंधुओं को चल जाता है तो बोलते हैं वो, ये अच्छा हम ही ने बैठाया और हम ही को अलग करना चाहते हो। तो इस प्रकार यह सैयद बंधु इसको अपदस्थ कर देते हैं, जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं फिर से, और इसको निभाते हुए यह फर्रुखसियार को अपदस्थ कर देते हैं और इसकी आंखें निकल कर मरवा देते हैं। आइए रिवीजन करते हैं एक बार। फर्रुखसियार का अजीम शान की यह पुत्र हुआ करते थे, जो कि सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदर शाह को पराजित कर देते हैं। सिंहासन पर बैठते ही फर्रुखसियार जुल्फिकार की हत्या करवा देते हैं, जो कि उस समय पर मुगल साम्राज्य का जो सेनापति या प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसके शासनकाल में मुगल सेना 17 दिसंबर 1715 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर, जो कि इनके साथ विरोध चलता था मुगल साम्राज्य के साथ, इनको 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लेते हैं और इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहते हैं। मनाही किए जाने पर इनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। फर्रुखसियार के समय 1716 ईस्वी में बहादुर बंदा के लिए दिल्ली में फांसी दे दी जाती है। 1717 ईस्वी का समय होता है जब इसके दरबार में कलकत्ता से सारमन द्वारा दूतमंडल भेजा जाता है। फिर इसी समय पर इनके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जिसके कारण विलियम हेलमेंट द्वारा एक डॉक्टर कैप्टन मॉर्गन को भेजा जाता है। कैप्टन मॉर्गन द्वारा मरहम लगाया जाता है और इनके फोड़े ठीक हो जाते हैं। फोड़े ठीक होती है, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि डॉक्टर के लिए भारत में इस मरहम का व्यापार करने हेतु अनुमति दे देते हैं। साथ ही जो इनकी बात दूत मंडल से बात चल रही थी कि बंगाल में जो व्यापार की अनुमति दे दीजिए, इसी अनुमति के चलते यह सोचते हैं कि अनुमति भी दे दी जाए और 3,000 रुपये का नजराना लेकर यह अंग्रेज़ों के लिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। और सोचते सोचते यह मूर्खता और करते हैं। यह सैयद बंधु जो कि किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, इनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे अलग होकर अपनी शासन की व्यवस्थाएं चलाएंगे। और इस प्रकार की जानकारी, यह जो षड्यंत्र होता है, इसकी जानकारी सैयद बंधुओं को पता चल जाती है और इसे आपदस्थ कर कर इसकी आंखें निकाल कर सैयद बंधु इसके लिए मरवा देते हैं। आइए अध्ययन करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला का। आइए जानने का प्रयास करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। सैयद बंधुओं की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला जो कि शासक बनते हैं। इतिहास में सैयद बंधुओं के लिए किंग मेकर कहा जाता है, जैसे कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस प्रकार यह शासकों की अदला बदली किया करते थे, उनको अपदस्थ कर दिया करते थे और नए शासक को गद्दी पर बैठा देते थे। अतः सैयद बंधु जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के लिए गद्दी पर बैठाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला राजकाज के कार्य में अत्यंत लापरवाह था। इनकी लापरवाही हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यह सुंदर स्त्रियों के प्रति अति रुझान होने के कारण इसे रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह, बहुत ही प्रमुख नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में हुआ। यह भारत पर आक्रमण करते हैं। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर इसके मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनके लिए पराजित किया और करके मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा तथा 70 करोड़ रुपए लूटकर ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक हुआ। हम देख सकते हैं कि जो नादिर शाह होते हैं वह इनको पराजित करते हैं। मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को यहाँ से लूटकर एवं 70 करोड़ की जो संपत्ति होती है वह भारत से लूटकर ले जाते हैं और इस प्रकार जो मयूर सिंहासन है वह मुगल काल से चला जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। यह इतना रंगीला था कि इन्होंने भारत का जो अमूल्य बहुमूल्य कोहिनूर हीरा था, जो मयूर सिंहासन था एवं 70 करोड़ की संपत्ति गंवा दी थी। नादिर शाह को
ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्टे जो कि विश्व विजय का सपना देखकर युद्ध किया करते थे, उसी प्रकार के युद्ध नादिर शाह के द्वारा किए गए। अतः इन्हें ईरान का जो ईरान शासक यहाँ पर ईरान पर यह शासन किया करते थे, अतः इन्हें नेपोलियन की तरह ही नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। आइए छोटा सा रिवीजन करते हैं। सैयद बंधुओं की मदद से हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के लिए शासक बनाया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही लापरवाह प्रकार का इंसान होता था, अतः इसके जो रुझान थे वह स्त्रियों के प्रति एवं गाने बजाने में इसकी ज़्यादा रुचि थी और यह विलासिता पूर्वक जीवन जीता था, शराब में डूबा रहता था। इस कारण यह मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक बनता है और हम देखते हैं इसकी नीतियाँ कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह भारत पर आता है तो यह बिना युद्ध लड़े ही यह पराजित हो जाता है और पराजित होने के पश्चात मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा एवं 70 करोड़ की संपत्ति जो कि नादिर शाह के द्वारा लूट ली जाती है और नादिर शाह जो है इनके लिए ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं अहमद शाह के बारे में। आइए समझते हैं अहमद शाह के बारे में। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था जो कि 23 वर्ष की आयु में 15वां मुगल सम्राट बनता है। हम देखते हैं कि इसकी जो आयु थी वह बहुत ही कम थी। इसके पहले जो शासक बनते आ रहे थे वह आयु में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अतः इनकी जो मृत्यु है वह कम उम्र में, मतलब जो इनकी मृत्यु होती है छोटे से शासनकाल के बाद होने लगी। अतः जो यंग शासक थे वह निकल कर आने लगे। पहले जो कि अकबर रहे और अकबर के बाद जहांगीर, और इनका जो शासनकाल था, जहांगीर थे, औरंगजेब था, इनका जो शासनकाल था बहुत ही बड़ा हुआ करता था। इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी इससे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी शासक की भूमिका निभाई थी। अतः जो इसके बाद शासक आए उत्तरकालीन, इनकी जो व्यवस्थाएं थी वह कम ही उम्र में शासन करते थे। अतः हम देखते हैं कि अहमद शाह द्वारा 23 वर्ष की आयु में गद्दी प्राप्त कर ली जाती है जो कि 15वां मुगल सम्राट बना। इतने बड़े इनके बड़े होते ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। जैसे जैसे यह बड़े होते हैं और गद्दी संभालने के लिए सक्षम होते हैं, उस समय पर मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने नादिर शाह का आक्रमण देख रखा था। इन्हीं के समय अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि भारत पर जो तृतीय पानीपत का युद्ध होता है, उस युद्ध देखने को मिलता है वह इन्हीं कि अहमद शाह के शासनकाल के समय ही होता है, जो कि बहुत ही प्रमुख है। हाल ही में इस पर एक मूवी आई है, अतः प्रश्न पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली के समय पर जो इसका आक्रमण हुआ, इसके समय पर जो शासक कौन था, जो वह अहमद शाह हुआ करते थे। 1748 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तथा सेना का संचालन किया। 1748 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और सेना का संचालन प्रारंभ करता है। और हम देखते हैं कि अपने शासनकाल में यह 1754 ईस्वी में फिरोजगंज तृतीय नाम के वजीर ने इन्हें कैद कर लेता है। इतने कमज़ोर मुगल शासक हो जाते हैं कि वजीर द्वारा यह कैद कर लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि फिरोजगंज तृतीय नाम का जो वजीर होता है यह इसको कैद कर लेता है और आलमगीर को सम्राट बना देता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नए शासक जो कि आलमगीर बन रहे थे और इनके द्वारा एक कार्य किए जाते हैं। इन्होंने सरफतगंज जो कि सरफतगंज के लिए अवध का नवाब घोषित किया गया था और सारी शक्तियां वजीर के हाथ में दे दी थी। जिस प्रकार यह वजीर के हाथ में सारी शक्तियां दे देते हैं, अतः वजीर इनकी जो नीतियां हैं उनसे विरुद्ध होने के कारण यह इनको अपदस्थ कर देते हैं तथा आलमगीर के लिए अपना सम्राट बना देते हैं। फिरोजगंज ने मराठा जो सरदार थे शिवराज भाऊ की सहायता से अहमद शाह को कैद कर लिया। जो अहमद शाह हुआ करते थे वह अपदस्थ होने के बाद जो फिरोजगंज है वह इन्हें मराठा जो सरदार होते हैं शिवराज भाऊ की सहायता से इनके लिए कैद कर देते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आलमगीर के बारे में, इनका जो शासनकाल रहा, इन्होंने क्या कार्य किया। आइए देखते हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में। यह 16वां मुगल बादशाह था। आलमगीर द्वितीय 8वें मुगल जो सम्राट थे वह जहांगीर शाह थे, इनका पुत्र हुआ करता था। अहमद शाह को गद्दी से उतार दिया गया। जो इसके पहले शासक थे अहमद शाह, उनके लिए गद्दी से उतार दिया गया तथा आलमगीर शासक बना।
इसे शासन का कोई भी अनुभव नहीं था, वह कमज़ोर व्यक्ति था। यह जो कि मुगल सम्राट थे उनका वंशज हुआ करता था, अतः वंशज होने के कारण इसके लिए गद्दी पर बैठाया जाता है और जो कि कठपुतली के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार यह गद्दी पर बैठ जाता है और अपने वजीर गाजी उद्दी इमादुल मुल्क के हाथों कठपुतली था, जो कि आलमगीर हुआ करते थे। यह अपने जो वजीर हुआ करते थे गाजी उद्दी इमादुल मुल्क के हाथों कठपुतली हुआ करते थे, यानी इमादुल मुल्क द्वारा शासन की व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी और जो आलमगीर थे वह नाम मात्र के शासक हुआ करते थे। इमादुल मुल्क ने 1759 ईस्वी में आलमगीर की हत्या करवा दी। हम देखते हैं कि यह इसकी नीतियों से प्रसन्न नहीं होते, अतः छोटे से शासनकाल में 54 से लेकर 59 का जो शासनकाल रहा, 5 वर्षों तक के शासनकाल में इन्होंने कठपुतली के रूप में शासन किया। अतः यह जो पीछे से शासन कर रहे थे इमादुल मुल्क और जो नाम इनका चल रहा था आलमगीर द्वितीय का, इस प्रकार यह 1759 में इनकी नीतियों से प्रसन्न न होने के कारण हत्या करवा देते हैं। आइए देखते हैं 1556 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली चौथी बार भारत पर आक्रमण करता है। जब यह आक्रमण करता है तो उस समय पर जो चौथी बार आक्रमण करता है तो उस समय पर शासक थे आलमगीर द्वितीय और भारत पर हमला किया तथा दिल्ली को लूटा, जो कि यह पहले से ही करते आ रहे थे। प्रत्येक युद्ध में दिल्ली को लूटा जा रहा था, भारत को बार बार इसके द्वारा लूटा जा रहा था। इसने इस बार चौथी लड़ाई में इसने सिंध पर कब्जा कर लिया तथा अपने पुत्र तैमूर को वहां पर शासन करने के लिए छोड़ दिया। 1757 का समय होता है जब प्लासी का युद्ध हो चुका था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी। बादशाह आलमगीर के हाथों से बंगाल अंग्रेजों के पास चला गया था। तो आलमगीर थे, इनके हाथों से बंगाल का क्षेत्र चला जाता है और हम देखते हैं कि जो भी नजराने अब तक दिए जा रहे थे वह नजराने भी जो मुगल सम्राट है उनके दरबार में नहीं जाते थे। इस तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ना पड़ने देने के लिए यह कुछ नहीं कर सकते और भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसकी नींव पड़ी और यह धीरे धीरे अपने जो कोठियाँ थी वह स्थापित करते गए और राजाओं को पराजित करते गए। मराठों ने 1758 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 1758 ईस्वी का समय होता है जब मराठा दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं और पंजाब को जीतकर तैमूर को बाहर निकाल देते हैं, जो कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने पुत्र के लिए यहाँ पर जो राज दिया गया था उस क्षेत्र से इसको मराठा निकाल फेंकते हैं। वजीर गाजी उद्दी इमादुल मुल्क जो इनका वजीर होता है, जो कि शासक के रूप में कार्य कर रहा था और जो वैन शासक थे आलमगीर द्वितीय इनके लिए कठपुतली बना के रखा हुआ था। यह इससे मुक्त होने का जो षड्यंत्र है वह आलमगीर द्वारा रचा जाता है। वह सोचते हैं कि इमादुल मुल्क जो कि राज्य की व्यवस्थाएं चला रहा है और इनका यूज किया जा रहा है, तो इस प्रकार यह समझते हैं और षड्यंत्र पूर्वक अलग होने का प्रयास करते हैं। जैसे ही यह अलग होने का प्रयास करते हैं तो वह षड्यंत्र की भनक इमादुल मुल्क के लिए लग जाती है और इमादुल मुल्क इसकी हत्या करके लाश के लिए यमुना नदी में फेंक देते हैं। इनकी जो लाश है वह यमुना नदी में फेंक दी जाती है। हम देख सकते हैं कि जो मुगल सम्राट जो कि दुनिया में इनका लोहा माना जाता था, किस प्रकार इनकी स्थिति होती है। एक और जब इनके द्वारा कई बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे, आज इनकी स्थिति यह हो जाती है कि इनकी लाश जो यमुना नदी में फेंक दी जाती है इनके स्वयं के वजीर के द्वारा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी का समय होता है। वह इस समय पर अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार जो बंगाल अंग्रेज अपना जो कठपुतली वजीर होता है उसको नियुक्त करते हैं और नवाब के रूप में वह कार्य करता है और पीछे से जो अंग्रेज होते हैं वह यहाँ पर शासन की व्यवस्थाएं चलाते हैं और बड़े स्तर पर बंगाल को लूटने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। आने वाले व्याख्यानों में उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं बहुत ही प्रमुख शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के बारे में, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। आइए जानने का प्रयास करते हैं बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी।
इस क्रांति में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली की ओर से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह द्वितीय कवि एवं संगीतकार हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर को शेरो शायरी का शौक था। वह जफर के नाम से गज़लें लिखा करते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात इन्हें म्यांमार यानी रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह अकबर द्वितीय व बहादुर शाह अकबर द्वितीय एवं लालबाई इसके पुत्र हुआ करते थे। इनकी माता लालबाई हिंदू परिवार से हुआ करती थी। 1857 ईस्वी में भारत की आज़ादी की चिंगारी भड़की और सभी विद्रोही सैनिकों द्वारा राजाओं महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। हम देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति होती है, जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, इस विद्रोह में सभी जो शासक थे वह शासक अपने को एक केंद्रीय सत्ता के रूप में इनको स्वीकार करते हैं बहादुर शाह जफर के लिए, और इनके नेतृत्व में जो भी क्रांति है 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की बगावत को देखकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतीयों की बगावत थी उसको देखते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने का आह्वान किया। जब इस प्रकार की स्थिति देखते हैं कि जो भारतीय जो शासक थे सब इकट्ठे होकर इनका जो विरोध कर रहे हैं, कुछ शासकों को छोड़कर ही संपूर्ण भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों से लेकर जो कि व्यक्ति निकल के आ रहे हैं और भारत को आज़ाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की नीति देखी गई। तो इस प्रकार की नीति को देखते हुए जो कि बहादुर शाह जफर थे उनको भी जोश आ गया और भारत से खदेड़ने के लिए इन्होंने दिल्ली से आह्वान कर दिया। भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए दिल्ली से इन्होंने आह्वान कर दिया। और अपने शासनकाल के समय इनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। हम देखते हैं कि यह नाम मात्र के शासक थे, जो कि मुगल साम्राज्य के वंशज होने के कारण इनके लिए एक सम्राट की उपाधि दी गई थी। बाकी जो सत्ता थी वह अंग्रेज़ों के हाथ में होती थी और अंग्रेज़ों पर ही यह आश्रित हुआ करते थे। स्वतंत्रता संग्राम होने के समय इनकी उम्र 82 वर्ष हुआ करती थी। सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा जमा लिया गया। जब 1857 की क्रांति समाप्त होती है और इसको दबा दिया जाता है, तब अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है। इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जिनके लिए रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, इसमें जो अंग्रेज़ थे वह बुरी तरीके से डर गए थे। अतः इस डर के चलते हम देखते हैं कि इतना जो बड़ा षड्यंत्र होता है, इतनी बड़ी जो इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती है, इसके बाद भी यह जो मुग़ल बादशाह होते हैं बहादुर शाह द्वितीय इनकी हत्या नहीं करते। इसके पीछे इतना एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। इनको डर था कि कहीं फिर से जो 1857 की क्रांति है उभर के कहीं से इस प्रकार की नीतियाँ ना निकल के आएँ कि जो भारतीय जनता है वह फिर से आक्रोशित हो जाए और विरोध करने के लिए खड़ी हो जाए। अतः इन्होंने पहले तो जो 1857 की क्रांति है उसको बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया और दूसरी ओर इन्होंने यह भी नीति बनाई कि यह शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाकर इस भारतीयों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। चूँकि इनके अंदर जो डर बैठ गया था कि किस प्रकार जो भारत की जनता है वह विरोध करती है, अतः इनके द्वारा जो भी ब्रिटेन की महारानी थी उनके द्वारा जो 1858 में जो निर्देश दिए गए कि जो भी यहाँ पर व्यापारियों द्वारा जो व्यापारी व्यवस्था भारत में चली आ रही है उनके स्थान पर सीधे ब्रिटेन के द्वारा भारत का प्रशासन किया जाएगा। अतः इसी डर के कारण यह किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते थे कि भारत की जनता फिर से इनके खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि अपने जीवन की इस अवस्था में इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया, इसलिए इतिहास में यह महत्वपूर्ण है। सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा जमा लिया गया। तभी यह समय होता है जब इनके लिए रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और उनकी स्थिति हम देख सकते हैं एक पिक के माध्यम से इस प्रकार की होती है, जो कि मुग़ल साम्राज्य बड़े ही जोश में आया हुआ था। बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आते हैं और औरंगज़ेब के बाद जो उत्तर जो मुग़ल काल के जो शासक आए, उस प्रकार भारत की स्थिति यह हो जाती है।
एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझना चाहिए कि आप अपनी स्थिति किस प्रकार अपने जीवन के पूरे हिस्सों में सही रखना चाहते हैं। ऐसी आदतों से बचिए जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। और आप अपने कार्यों को इस प्रकार डिफाइन कीजिए कि जो आपकी लाइफ है अब किस प्रकार व्यतीत करनी है। आपके समय का एक निश्चित वो होना चाहिए कि आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, और यदि वह लक्ष्य पूरे नहीं होते तो आपके पास अल्टरनेटिव और कोई भी तरीके होने चाहिए जिस प्रकार आप काम कर सकें। इस प्रकार की जो इतिहास पढ़ने से हमें समझ प्राप्त होती है। आई तो आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।